ओके, मार्केट डिमांड डिटर्मिनेंट्स। तो जैसे कि हमने इंडिविजुअल डिमांड के फैक्टर्स आपके साथ लास्ट टाइम देखे थे, जहाँ पर हमने ये देखा था कि एक इंडिविजुअल कंज्यूमर कोई भी चीज़ खरीदने से पहले उस प्रोडक्ट का प्राइस देखता है, प्राइस के अलावा वो सब्सटीट्यूट गुड्स का प्राइस देखता है, अपनी इनकम में चेंज देखता है। अगर इनकम ज़्यादा होगी तो ही विल कंज्यूम मोर ऑफ नॉर्मल गुड्स, अगर इनकम कम होगी तो ही विल कंज्यूम मोर ऑफ इन्फीरियर गुड्स। लास्ट हमने देखा था बेटा चेंज इन टेस्ट प्रेफरेंस एंड हैबिट्स ऑफ अ कंज्यूमर। अगर किसी कंज्यूमर को किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए फेवरेबल टेस्ट आते तो वो ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, अगर उनको वो चीज़ नहीं पसंद आती तो या तो वो बिल्कुल ज़ीरो कर देंगे डिमांड या कम कर देंगे। पर बेटा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पूरे मार्केट में जितने भी कंज्यूमर्स हैं वो सबको इफेक्ट करती हैं। जैसे कि बेटा पॉपुलेशन, किसी एरिया में अगर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे बेटा लोग फ्रूट्स वेजिटेबल्स तो खरीदेंगे। अगर उन चीज़ों के दाम बेटा बढ़ भी जाएंगे लोग तब भी खरीदेंगे, राइट। तो अगर किसी एरिया में सपोज करो कि पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई, मान लो किसी एरिया में एक सोसाइटी बन रही थी, अब वो बन के रेडी हो गई है, तो वहाँ काफ़ी फैमिली शिफ्ट हो गई, तो वहाँ ऑटोमेटिकली बेटा आसपास जितनी भी दुकानें होंगी वहाँ सब पे डिमांड बढ़ जाएगी। किसी भी चीज़ की दुकान होगी, इलेक्ट्रॉनिक्स की, कपड़ों की, फर्नीचर की, वहाँ डिमांड बढ़ जाएगी बेटा। दूसरा होता है बेटा कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, कि किस तरीके के लोग कहाँ रहते हैं। अब बेटा रूरल एरिया में जाओ, वहाँ पर थोड़े ओल्ड एज पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो वहाँ वो लोग किन चीज़ों की डिमांड करते हैं, वॉकिंग स्टिक्स, नो ऑफेंस, बट अगेन मेडिसिन एंड ऑल की डिमांड वो लोग वहाँ पे ज़्यादा करते हैं। बेटा दिल्ली में अगर आप देखो तो बेटा साउथ दिल्ली में थोड़ा कैंपस एरिया है तो वहाँ यूथ ज़्यादा है, तो वो लोग बेटा फैशनेबल शूज़, फैशनेबल टी शर्ट्स, सन ग्लासेस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब चीज़ों की डिमांड ज़्यादा करते हैं, राइट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बेटा, अगर इकोनॉमी में लोगों के बीच में इनकम इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट करी जाए, जो जितना डिजर्व करता है उसको उतना मिलना चाहिए कम से कम, तो फिर लोग डिमांड ज़्यादा कर पाएंगे। सपोज करो कि एक स्कूल है जिसमें पियोन की सैलरी है 5,000 रुपये और टीचर की सैलरी है 2 लाख रुपये, तो बेटा ये इनकम डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा इनइक्विटेबल है। तो होना क्या चाहिए, टीचर की सैलरी अगर 10-15 हज़ार कम भी कर दी जाए तो बेटा टीचर के खर्चों पे कोई फ़र्क नहीं आएगा, उसकी सेविंग ज़रूर कम हो जाएंगी बेशक, ठीक है, उसकी लाइफस्टाइल में थोड़ा बहुत फ़र्क ज़रूर आएगा, बट बेटा ये उससे काफ़ी कम होगा जितना पियोन की लाइफ में बहुत प्लस में आएगा। अगर पियोन की सैलरी 20,000 कर दी जाए और टीचर की सैलरी 15,000 से कम कर दी जाए, ठीक है, मतलब उसकी सैलरी 2 लाख से इंस्टेड ऑफ 2 लाख 1,85,000 कर दी जाए, और हो सकता है मान लो टीचर का एक महीने का एक्सपेंस 1.5 लाख रुपये है, तो बेटा फिर भी उसके 25,000 रुपये तो एक्स्ट्रा ही हो रहे हैं ना, ठीक है, 85, हाँ सॉरी 35, 15,000 कम के 35 उसके करेक्ट एक्स्ट्रा हो रहे हैं, तो बेटा 35 तो फिर भी वो सरप्लस में, पहले चलो 50,000 के सरप्लस में सेविंग करके चल रहा था, अब उसके 35,000 रहेंगे, तो बेटा मार्केट में जो वो एक्सपेंसेस कर रहा है उसमें तो कोई डिफरेंस नहीं आया ना। बट ये जो पियोन है बेटा, पहले ये खर्चा कर रहा था सिर्फ 5,000 रुपये में, अब ये खर्चा करेगा उसको, ये इसके एक्सपेंसेस, तो बेटा हम यही चाहते हैं इकोनॉमी में जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस हिसाब से बैलेंस्ड आउट हो कि जो पुअर लोग हैं वो कम से कम अपनी नेसेसिटीज़ तो खरीद पाए, क्योंकि रिच लोगों की अगर इनकम में 5-10 हज़ार कम भी हो जाते हैं तो उससे इकोनॉमी में इतना फ़र्क नहीं आता बेटा, बट अगर वही इनकम पुअर लोगों में ऐड करी जाती है तो उससे वो बहुत डिमांड में फ़र्क आता है, राइट। तो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इक्विटेबल होना चाहिए, आई एम नॉट सेइंग इक्वल होना चाहिए, आई एम सेइंग इक्विटेबल होना चाहिए। इक्विटेबल मतलब जो जितना डिजर्व करता है उसको उतना मिलना चाहिए बेटा। एक होती है इक्वालिटी और एक होती है इक्विटी। इक्विटी होती है जो आपके राइट से रिलेटेड है, इक्वालिटी होती है सब लोग बराबर है, ठीक है बेटा, रिच और पुअर बेटा कभी बराबर तो हो नहीं सकते, बट इक्विटी आनी चाहिए कि जो जितना डिजर्व करता है उसको उतना मिलना चाहिए बेटा। लास्ट होता है चेंज इन वेदर। बारिश वाले दिन अगर अम्ब्रेला वाला प्राइस बढ़ा देगा तो लोग तब भी खरीदेंगे, क्योंकि बारिश हो रही है, लोगों को मजबूरी है खरीदना है, ठीक है, तो बेटा इसीलिए अम्ब्रेला। अब ऐसे ही बेटा अगर विंटर्स का टाइम है, इस टाइम बेटा ब्लैंकेट महंगे मिलते हैं, वूलन कपड़े महंगे मिलते हैं, तो बेटा वेदर है बाहर बहुत ठंड हो रही है, लोग फिर भी खरीदते हैं। तो बेटा ये वो फैक्टर्स है जिससे पूरे मार्केट पे फ़र्क आता है। अगर किसी एरिया में पॉपुलेशन बढ़ जाती है तो वहाँ लोग ज़्यादा डिमांड करते हैं, चाहे फ्रूट्स हो, चाहे वेजिटेबल्स हो, चाहे फर्नीचर के आइटम्स हो, सबकी डिमांड बढ़ जाती है बेटा। किस तरीके के लोग रह रहे हैं, मतलब रूरल एरियाज़ में अगर ओल्ड एज लोग ज़्यादा है तो वो उसके अकॉर्डिंगली वॉकिंग स्टिक्स की, मेडिसिन की डिमांड ज़्यादा करेंगे। और बेटा अर्बन एरिया में दिल्ली में, जैसे साउथ दिल्ली की साइड में, कैंपस साइड में यंग बच्चे बहुत रहते हैं जो पीजीज़ में रहते हैं, तो बेटा वो लोग फैशनेबल चीज़ों की डिमांड करते हैं, उन्हें फैशनेबल टी शर्ट्स चाहिए, उन्हें लॉन चाहिए, रेस्टोरेंट्स चाहिए, ठीक है, खाने पीने के, तो बेटा वहाँ डिमांड वैसे ही ज़्यादा होती है। तो बेटा कॉम्पोजिशन का मतलब होता है कोई चीज़ किन चीज़ों को मिला के बनी है, द टाइप।
बाय विच अ पर्टिकुलर थिंग इज कंस्ट्रक्टेड। बेटा जैसे एक पिज्ज़ा का कॉम्पोजिशन क्या होता है, उसमें मैदा होता है, उसमें स्पाइसेस होते हैं, उसमें वेजीज होती हैं, जो भी उसमें इंग्रेडिएंट्स होते हैं, बेटा कॉम्पोजिशन होता है उसका, राइट। तो बेटा पॉपुलेशन में भी किन टाइप के लोग हैं वो उसका कॉम्पोजिशन होता है। बेटा डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने आपको बोला इक्विटेबल होना चाहिए, जो जितना डिजर्व करता है उसको मिलना चाहिए। और बेटा लास्ट में जैसा वेदर वैसे ही लोग डिमांड करते हैं गुड्स की। ठीक है, तो बेटा इसको एक बार देख लेते हैं जल्दी से, नोट्स में से रीड कर लेते हैं। साइज़ ऑफ पॉपुलेशन, बेटा पॉपुलेशन में हमने डिस्कस करा कि ओवरऑल जो डिमांड है गुड्स की वो बढ़ जाती है अगर किसी एरिया में पॉपुलेशन बढ़ जाती है, तो लोग ज़्यादा फल खाएंगे, सब्जियां खाएंगे, स्टेशनरी का सामान, फर्नीचर का सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान, सबकी डिमांड बढ़ जाएगी अगर किसी एरिया में पॉपुलेशन बढ़ जाती है। पर बेटा किसी भी XYZ रीज़न की वजह से अगर पॉपुलेशन कम हो जाती है तो वहाँ डिमांड उस एरिया में कम हो जाएगी। नाउ यू माइट बी वंडरिंग पॉपुलेशन सर कम कैसे हो जाएगी। देखो बेटा कभी कभी क्या होता है, किसी एरिया में ना कहीं मॉल बनना होता है, कहीं पे मेट्रो निकलनी होती है, तो उन लोगों को बोला जाता है कि आप कहीं और शिफ्ट हो जाओ। तो बेटा उस चक्कर में क्या होता है, आसपास के जो मार्केट्स होते हैं वहाँ जितनी सेल पहले हो रही होती है उन शॉप्स की, वो डिमांड थोड़ी कम हो जाती है। बेटा कोई नेचुरल कैलामिटी आ सकती है, जैसे कि कोरोना वायरस से करते किसी एक एरिया में अगर ज़्यादा इन्फेक्टेड केसेस हो गए तो बेटा वहाँ का मार्केट बहुत इफेक्ट होगा। इसके अलावा बेटा कहीं अर्थक्वेक आ गया, कहीं फ्लड आ गया, पॉपुलेशन कम हो गई, तो बेटा वहाँ डिमांड काफ़ी कम हो जाती है। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज की। कॉम्पोजिशन का मतलब होता है बेटा पॉपुलेशन की क्या कैटेगरी है, किस तरीके के लोग रह रहे हैं किस एरिया में। बेटा रूरल एरिया में अगर ओल्ड एज लोग ज़्यादा हैं तो वहाँ मेडिसिन, वॉकिंग स्टिक्स लोग डिमांड करेंगे। बेटा दूसरे एरिया में यंग लोग ज़्यादा हैं तो उन लोगों को इलेक्ट्रॉनिक्स के गैजेट्स चाहिए, नए नए स्पोर्ट्स शूज़ चाहिए, रेस्टोरेंट्स में हैंग आउट करने के लिए उन्हें जाना है। मेरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होता है कि रिच और पुअर के बीच में ज़्यादा बड़ा गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब अगर रिच लोग यहाँ पर हैं, पुअर लोग यहाँ पर हैं, तो बेटा गैप को जितना कम करा जा सके उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि डिफरेंस तो हमेशा रहेगा। रिच की इनकम ज़्यादा होगी, पुअर की इनकम, बट अगर बेटा डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो इससे जितना इफेक्ट पुअर पर्सन होता है उतना इफेक्ट रिच पर्सन नहीं होता, चाहे किसी भी वे में आप मान लो। पर बेटा अगर रिच पर्सन को नीचे लाया जाए, अब अगर पुअर को ऊपर नहीं लाया जा सकता तो रिच को नीचे ले आओ। सो ठीक है, दैट्स वाई वी वॉन्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जो है बेटा वो इक्विटेबल होनी चाहिए, दैट इज़ द वर्ड दैट इज़ की ओवर हेयर। तो इस चीज़ की वजह से पुअर लोग कम से कम बेटा नेसेसिटीज़ तो खरीद पाएंगे, खाने के लिए अच्छा खाना खरीद पाएंगे, पहनने के लिए नए कपड़े खरीद पाएंगे, घर का रेंट निकाल पाएंगे, अपनी फैमिली में किसी को ट्रीटमेंट चाहिए होगा तो उसका ट्रीटमेंट करवा पाएंगे और अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे पाएंगे। ठीक है, कर नहीं सकते, बट बेटा जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन नई स्टार्ट होती है, कोई भी नई कंपनी स्टार्ट हो रही है, कोई स्कूल स्टार्ट हो रहा है, कोई हॉस्पिटल स्टार्ट हो रहा है, तो वो हर किसी का पे स्केल डिसाइड करते हैं कि कंपनी के कितने एस्टिमेटेड रेवेन्यू है और कंपनी कितनी एस्टिमेटेड कॉस्ट आएगी। अब कॉस्ट के अंदर वो हर एक चीज़ लेके चलते हैं, जो उनकी फिक्स्ड कॉस्ट है, जो उनके वेरिएबल कॉस्ट है। फिक्स्ड कॉस्ट में उनकी आती है कितनी इंप्लॉइज़ की सैलरी उन्हें रखनी है, तो सैलरी उन्हें इतनी नहीं रखनी चाहिए कि अगर कोई हॉस्पिटल है ना, डॉक्टर की सैलरी लाइक 5 लाख 10 लाख तक जा रही है और पियोन की सैलरी 5,000 रुपये, तो डॉक्टर की सैलरी में अगर 10,000 रुपये कम भी कर दिए जाएंगे, ठीक है, और वो पियोन की सैलरीज में ऐड कर दिए जाएँ तो वो बहुत अच्छा रहेगा। तो जब मतलब माइक्रो लेवल पे इस चीज़ का ध्यान रखा जाएगा तो मैक्रो लेवल पे एग्रीगेट डिमांड बहुत अच्छे रेट से इंक्रीज करी जाएगी। तो इसीलिए जब भी पे स्केल डिसाइड करा जाए, उस पॉइंट का ये मतलब है आफ्टर ऑल, तो पुअर लोगों के लिए इतना कम से कम रखा जाए कि वो नेसेसिटीज़ तो खरीद पाएँ। क्योंकि खुद सोचो कि अगर वो नेसेसिटीज़ ही नहीं खरीद पा रहे, नए कपड़े नहीं खरीद पा रहे, पुराने कपड़ों में ही काम चला रहे हैं, या फिर खाना ज़्यादा नहीं खरीद पा रहे, बहुत लिमिटेड में गुजारा कर रहे हैं, 2 टाइम ही खाना खा रहे हैं, तो बेटा इससे इकोनॉमी में बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। उनकी हेल्थ पे तो आएगा ही, आफ्टर ऑल इकोनॉमी में जब तक लोग खर्च नहीं करेंगे मनी सर्कुलेट कैसे करेगा। एक पर्सन का खर्चा दूसरे पर्सन की इनकम ही तो होती है, तो वो लोग जब तक खर्चा नहीं करेंगे तब तक दूसरे लोग की इनकम कैसे जनरेट होगी, इकॉनमी कैसे प्रोग्रेस करेगी। सो यही रीज़न है जिसकी वजह से हम चाहते हैं हर कोई इकॉनमी में पैसे खर्च करे। इकॉनमी तो चाहती है कि जितने पैसे सब लुटाओ, ठीक है, और उतने पैसे आपके पास फिर आने भी चाहिए। इस बट इकॉनमी में खर्चा करना भी ज़रूरी है, सेविंग्स भी ज़रूरी है, और पुअर लोगों की इनकम इतनी होनी चाहिए कि वो अपने मिनिमम खर्चे तो नहीं रोक के चले, राइट। बेटा वेदर की बात करें तो वेदर जैसा है वैसी डिमांड होती है। अम्ब्रेला की डिमांड बेटा बारिश में बढ़ जाती है, रेनकोट की डिमांड बढ़ जाती है, कॉफ़ी की डिमांड, मोमोज़ की डिमांड, पकोड़े की डिमांड बढ़ जाती है बारिश के टाइम में, तो वो बेटा वेदर का इफेक्ट होता है। तो बेटा ये होते हैं मार्केट डिमांड के फैक्टर्स। इंडिविजुअल के भी एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, चेंज इन इनकम एंड टेस्ट प्रेफरेंस हैबिट्स। तो ये बेटा वो चीज़ें हैं जो एक इंडिविजुअल कंज्यूमर देखता है।
पर बेटा ये जो मार्केट डिमांड की चीज़ें हैं ये जितने भी कंज्यूमर्स हैं उन सबको अफेक्ट करती हैं। वेदर सबको अफेक्ट करेगा बेटा, पॉपुलेशन बढ़ेगी या कम होगी तो उससे एक पर्टिकुलर एरिया में जो मार्केट है उसके जितने भी सेलर्स हैं वो सब इफेक्ट होंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट एक एरिया में किस कैटेगरी के लोग रह रहे हैं वो उन कैटेगरी की प्रोडक्ट्स की डिमांड करेंगे जो उनको पर्सनली रिक्वायर्ड होंगी। और बेटा इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इतना होना चाहिए कि पुअर लोग अपनी ज़िंदगी की बेसिक नेसेसिटीज़ तो ले पाए, इतनी इनकी इनकम होनी चाहिए। फाइन, तो बेटा ये 4 पॉइंट्स हैं जो मार्केट डिमांड के, मैंने आपको इंडिविजुअल के भी करवा दिए और आपको मार्केट के भी करवा दिए। तो कुछ चीज़ें हैं जो पूरे मार्केट को अफेक्ट करती हैं, कुछ चीज़ें हैं जो इंडिविजुअल कस्टमर टू कस्टमर इफेक्ट करती हैं। बेटा कुछ बच्चे मेरे से डाउट पूछते हैं कि सर प्राइस एक ऐसी चीज़ है उससे एक सिंगल कंज्यूमर तो इफेक्ट होगा नहीं। प्राइस आपने हमें इंडिविजुअल में पढ़ाया बट मार्केट में आपने प्राइस नहीं पढ़ाया। तो क्या सर इस चीज़ का ये मतलब है कि प्राइस से सिर्फ एक सिंगल कंज्यूमर, बेटा प्राइस तो सबके लिए चेंज होता है ना, ऐसा तो नहीं है कि प्राइस एक कंज्यूमर के लिए चेंज हो रहा है, प्राइस सबके लिए चेंज होता है। पर ऊपर हमने ऑलरेडी उसको इंडिविजुअल में पढ़ लिया। तो जस्ट टू मेक डिफरेंट पॉइंट्स आई हैव टेकन 4 डिफरेंट पॉइंट्स इन मार्केट डिमांड। हालांकि प्राइस इज वैलिड इन बोथ। इफ़ यू विल लुक ऑन अ ब्रॉडर स्केल, प्राइस एक ऐसी चीज़ है बेटा अगर बढ़ेगा तो पूरे मार्केट की डिमांड कम हो जाएगी, जितने भी कंज्यूमर होंगे वो डिमांड करनी ओवरऑल कम कर देंगे। और अगर किसी चीज़ का प्राइस डिक्रीज होता है तो डिमांड बेटा बढ़ जाएगी, लोग उसको ज़्यादा खरीदना प्रेफर करेंगे। तो प्राइस एक ऐसी चीज़ है जो एक इंडिविजुअल कंज्यूमर भी देखता है, पर बेटा अगर इंडिविजुअल कंज्यूमर देख रहा है तो सारे इंडिविजुअल कंज्यूमर देखेंगे। ऑन द अदर हैंड बेटा अगर पेप्सी का प्राइस चेंज होगा और एक सिंगल कंज्यूमर अगर मार्केट में जा रहा है और वो नोटिस करता है कि पेप्सी का प्राइस इंक्रीज़ हुआ है, कोक से महंगी हो गई है पेप्सी, तो वो क्या खरीदेगा? कोक खरीदेगा बेटा। और अकेला एक कंज्यूमर तो ये करेगा नहीं, जितने भी कंज्यूमर को अवेयरनेस होगी वो यही चीज़ करने वाले हैं। तो बेटा प्राइस और प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ये दोनों पॉइंट्स बेटा ऐसे हैं जो एक सिंगल कंज्यूमर के लिए भी वैलिड है और पूरे मार्केट में जितने भी कंज्यूमर्स हैं सबके लिए वैलिड है। पर बेटा इनकम तो सबकी चेंज नहीं होती ना। चेंज इन इनकम अगर किसी एक सिंगल कंज्यूमर की अगर इनकम बढ़ रही है कम हो रही है तो बेटा इससे उसकी इंडिविजुअल डिमांड पे फ़र्क आता है। और बेटा सिमिलरली अगर किसी का पर्सनल या प्रेफरेंस है कि मुझे यही चीज़ खानी है, प्रेफरेंस है, टेस्ट है, हैबिट है, तो वो डिमांड बढ़ा देगा। तो बेटा ये भी इंडिविजुअल कंज्यूमर के लिए ही वैलिड है। तो बेटा ये जो 2 पॉइंट है प्राइस और प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, तो बेटा दोनों में वैलिड है, इंडिविजुअल में भी और मार्केट में भी। बट अगर आपका रिटर्न एग्जाम होगा, एमसीक्यू नहीं होगा, तो बेटा उस एग्जाम में मार्केट के अलग लिखना और इंडिविजुअल के अलग लिखना। वैसे तो एग्जाम में क्वेश्चन किस कैटेगरी का आता है बेटा, ये आपसे स्पेसिफिकली कोई 2 एक्सप्लेनेशन पूछ लेगा एग्जामिनर। एक्सप्लेन द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड ऑफ अ कमोडिटी, साइज ऑफ पॉपुलेशन, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स एंड चेंज इन इनकम। तो कोई भी 2 उसमें से एक्सप्लेन करने होंगे तो बेटा इसमें चेंज इन इनकम एक्सप्लेन कर देना और साइज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लेन कर दूंगी। अगर आप प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड एक्सप्लेन करोगे तो बेटा वो बहुत लंबा पॉइंट हो जाएगा, सब्सटीट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री। हाँ, तो आप उसमें जो भी चॉइस करोगे रिटर्न के लिए वो टाइम को देखते हुए और किस में आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी ज़्यादा है उस पॉइंट को आप पिक करना व्हेन यू विल एक्सप्लेन देम। हाँ, अगर ऑप्शन आएगा ही नहीं तो जो एग्जामिनर ने पूछा आपको वही वाले बताए होंगे। बट दिस इज़ द जनरल वे ऑफ दीज क्वेश्चन, जिसमें ऑप्शंस पूछा जाता है जनरली। तो बस मार्केट डिमांड के फैक्टर्स खत्म हो गए, इंडिविजुअल के भी रिवाइज करवा दिया आपको साथ साथ, और आपको क्वेश्चन का पैटर्न भी बता दिया कि कोई चॉइस आती है इनमें जनरली, और आपको डिटेल में ये एक्सप्लेन कर दिए। स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग।